नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्या रेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि दोस्तों इस समय रोज़ाना हम बात किया करते हैं रीट एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में, तो आज फिर से हम कुछ ज़रूरी प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके रीट एसएसटी के टॉपिक गुप्त काल से संबंधित है। किस विषय में बात करेंगे दोस्तों? आज अपने गुप्त काल से संबंधित बात करने वाले हैं और आज जितने प्रश्नों को देखेंगे उनकी संख्या है 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपने डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। टेस्ट को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको यहाँ इसी चैनल पर मिलते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखें आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों गुप्त वंश ने शासन किया था, आपको ये बताना है कि शासन कब किया था दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके पास में है और इन्हीं में से सही आंसर का चयन आपको करना है। 319 से 500 ईस्वी, 319 से 324 ईस्वी, 325 से 375 ईस्वी या फिर 566 से 597 ईस्वी। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1। इसका सबसे सही आंसर होगा ये वाला ही। क्यों होगा? तो देखिएगा दोस्तों, गुप्त वंश ने जो शासन किया था वो लगभग 275 से 550 ईस्वी तक अपने मानते हैं। और यहाँ ये मानना होगा कि इस वंश की जो स्थापना है वो 275 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? श्री गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ से अपने इसको मान लेते हैं। लेकिन जो गुप्त वंश का पहला प्रतापी शासक था, शक्तिशाली शासक था, तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था दोस्तों? सबसे शक्तिशाली शासक था चंद्रगुप्त प्रथम और इसने 319 से लेकर के 335 तक शासन किया था दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर जो सबसे सही आंसर हो जाएगा हमारा वो ये वाला हो जाएगा। पहला ऑप्शन अपने सबसे ज़्यादा सही मानते हैं। तो गुप्त वंश ने 319 से लेकर के 500 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार पीसीएस की परीक्षा में ये पूछा गया है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है और इसी आधार पर आपको आंसर करना है। दूसरे प्रश्न को देखिएगा, इनमें से किस शासक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? ऐसे शासक का नाम बताइएगा जिन्होंने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था। पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2। क्या होगा दोस्तों? प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम जो था वो किस वंश का था? तो आपको याद होना चाहिए ये वाकाटक वंश का शासक था। कौन से वंश का शासक था दोस्तों? वाकाटक वंश का ये शासक हुआ करता था और इसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। इसी के साथ इसने अनेक वैदिक यज्ञों का भी जो है संपादन किया था दोस्तों। साहित्य के प्रति भी इसकी बहुत ज़्यादा रुचि थी और इसने स्वयं एक ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम है सेतुबंध। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का नेपोलियन इनमें से किसे कहा जाता है दोस्तों? क्या है दोस्तों सही आंसर? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, अशोक महान या फिर समुद्रगुप्त। तो दोस्तों यहाँ मेरा सही आंसर है वो है नंबर 4। किसको कहा गया है दोस्तों? समुद्रगुप्त को कहा गया है दोस्तों। कौन थे कहने वाले? तो ये याद रखिएगा, इतिहासकार हैं विंसेंट स्मिथ। इनकी एक पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक है। इसके अंदर समुद्रगुप्त की जो वीरता है और जो इनकी विजय है इन पर मुग्ध होकर के ही इसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा विंसेंट स्मिथ के द्वारा दी गई थी दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिएगा, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी दोस्तों। कौन? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर श्रीगुप्त।
तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 2। अगर ये क्वेश्चन आपके आता है तो इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के देखिएगा दोस्तों, नालंदा और गया ताम्रपत्रों की अगर अपने बात करें, गया ताम्रपत्रों की बात करें तो उसमें इसे परम भागवत की उपाधि जो है वो हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसके पहले के जो गुप्त शासक हैं उनके संबंध में परम भागवत उपाधि का कोई विवरण हमें प्राप्त नहीं होता है दोस्तों। तो इसलिए इसका सही आंसर यही होगा। कुछ एक जगह पर हो सकता है आपको ये लिखा हुआ मिल जाए, लेकिन लॉजिकली ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपका सही आंसर कौन सा होगा? समुद्रगुप्त भी होगा। ये एक बार यूपीपीसीएस की परीक्षा में भी पूछा गया है दोस्तों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 5वां हमारा प्रश्न है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या फिर समुद्रगुप्त के? तो दोस्तों मेरा सही आंसर है वो है नंबर 4। किसके विषय में उल्लेख करता है? समुद्रगुप्त के। तो दोस्तों इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ अभिलेख है ये 335 से लेकर के 375 ईस्वी का जो शासन है समुद्रगुप्त का, उसके बारे में ये सूचना प्रदान करता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न की हम चर्चा करें तो 6वां हमारा प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था दोस्तों? इनका जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके अंदर कौशल का जो शासक है उसका नाम क्या हुआ करता था? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3। क्या उल्लेख मिलता है दोस्तों? महेंद्र का। देखिए दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति जो है उसमें 19वीं और 20वीं पंक्ति जो है उसमें दक्षिणापथ के 12 राज्य और उनके जो राजा हैं उनके नाम के उल्लेख मिलते हैं दोस्तों। और इसी प्रयाग प्रशस्ति से हमें ये ज्ञात होता है कि कौशल का जो नरेश है उसका नाम क्या हुआ करता था? महेंद्र हुआ करता था दोस्तों। दक्षिणापथ के राज्यों को समुद्रगुप्त ने पहले जीता था, लेकिन फिर उन्हें स्वतंत्र कर दिया था दोस्तों। इसमें जो नीति है उस नीति का जो नाम आता है ग्रहण मोक्षानुग्रह। कौन सी नीति अपनाई थी दोस्तों? ग्रहण मोक्षानुग्रह। ये मैंने जब आपको पढ़ाया था तब आपको बताया भी था दोस्तों। पृथ्विया प्रथम वीर की उपाधि किसे दी गई है दोस्तों? क्या है दोस्तों मेरा सही आंसर? तो देखिएगा सही आंसर है इनमें से हमारा नंबर 1। किसको दी गई है? समुद्रगुप्त को ही दी गई है। एक इतिहासकार हैं तेजराम शर्मा। क्या नाम आता है दोस्तों? तेजराम शर्मा। इनकी एक पुस्तक है ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज। उसके अंदर समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया ऐसा उल्लेख है। उसके बाद में पृथ्वीयामा प्रतिरथ की उपाधि इनके द्वारा धारण की गई थी दोस्तों। और इसका अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है, इसकी वास्तविक उपाधि थी उसको भी नोट कर लीजिएगा, पृथ्वीयामा प्रतिरथ। और इसका जो सही जो अपने हिंदी अर्थ की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई भी प्रतिद्वंदी न हो, या ऐसा हम कह सकते हैं पृथ्वी का प्रथम वीर। पृथ्वी का प्रथम वीर जो है वो यही था। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? मौर्य, कुषाण, गुप्त या फिर शुंग? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3 गुप्त। तो यहाँ ये हमें जान लेना चाहिए कि हुणों का जो पहला आक्रमण हुआ था वो हुआ था स्कंदगुप्त के समय। किसके समय हुआ था दोस्तों? स्कंदगुप्त के समय जो है ये आक्रमण हुआ था। और स्कंदगुप्त के हाथों जो हुण है वो बुरी तरह से परास्त हो गए थे दोस्तों। हालांकि ये जो आक्रमण है वो एक प्रकार का दावा ही माना जाता है, इसका कोई तात्कालिक प्रभाव इन राजाओं के ऊपर नहीं पड़ता है, शासनकाल पर नहीं पड़ता है दोस्तों। और ये माना जाता है कि स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद भी 5वीं शताब्दी के अंत तक कई क्षेत्रों पर हुणों ने कब्जा कर लिया था। तो ये जो संबंधित है वो किससे है? गुप्त वंश से संबंधित है। हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था, किसके शासनकाल में किया था दोस्तों?
ये तो अभी अपने डिस्कस भी कर चुके हैं। अभी भी अगर ये प्रश्न आपका गलत होगा तो फिर आपकी स्थिति शोचनीय ही मानी जाएगी दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में या बुद्धगुप्त के शासनकाल में? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था। गुप्त साम्राज्य के पतन के कई कारण थे, कौन सा कारण नहीं था? इनमें से कौन सा कारण नहीं माना जाता है? हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना और अरब आक्रमण। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, अरब आक्रमण। ये कारण नहीं माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि भारत पर जो अरब आक्रमण मिलता है वो गुप्तों के पतन के बहुत बाद में पूर्व मध्य काल का है दोस्तों। कब हुआ था? ये पूर्व मध्य काल में होता है, तो ये सही नहीं है। शक विजेता किसे माना जाता है? इनमें से शक विजेता किसे माना जाता है? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 3 है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसे शक विजेता कहा गया है दोस्तों। पश्चिमी भारत के अंतिम शक राजा थे राजा रुद्र सिंह, राजा रुद्र सिंह तृतीय। इनको देखिएगा क्या किया चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने 5वीं शताब्दी के अंतर्गत जो है इसको परास्त करने का कार्य किया था, और इस प्रकार से शक सत्ता का पूरा उन्मूलन इनके द्वारा कर दिया गया था। तो शकों को हराने के कारण ही इन्हें शक विजेता या फिर इन्हें एक उपाधि दी जाती है शकारी, इन्हें शकारी की उपाधि दी जाती है दोस्तों। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक इनमें से कौन था? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, चंद्रगुप्त द्वितीय ही था जो रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था दोस्तों, जिसे विक्रमादित्य भी अपने कहते हैं। और इसे रूप्यक या रूपक कहा जाता था दोस्तों। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्न में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति, भड़ोच, कल्याण या फिर कांबे? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, ताम्रलिप्ति। तो गुप्त काल में ये जो ताम्रलिप्ति है असल में बंगाल का एक बंदरगाह था। कहाँ का बंदरगाह था दोस्तों? बंगाल का था। और यहाँ से उत्तर भारतीय व्यापार जो है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ में हुआ करता था, जैसे कि चीन है, लंका है, जावा है, सुमात्रा है ना, इनके साथ में जो है व्यापार हुआ करता था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित था दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 1 है। ये जो सारे स्थान हैं वो किससे संबंधित थे? वो वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। इनमें से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है दोस्तों? भास्कराचार्य, चरक, धन्वंतरी या फिर सुश्रुत? इनमें से किसका देखिएगा आयुर्वेद से कोई भी लेना देना नहीं है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, भास्कराचार्य। अब देखिएगा यहाँ धन्वंतरी तो आपको याद ही होगा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के जो नवरत्न थे उनमें से ये एक हुआ करता था दोस्तों। और ये आयुर्वेदिक शास्त्र के प्रकांड विद्वान हुआ करते थे। इसके अलावा चरक और सुश्रुत जो है ये भी आयुर्वेद के विद्वान थे। और चरक जो है ये तो कनिष्क का राजवेद्य हुआ करता था, कनिष्क का राजवेद्य हुआ करता था दोस्तों। लेकिन और इसने चरक संहिता की भी रचना की थी। लेकिन भास्कराचार्य जो है वो तो खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे दोस्तों। ये कौन थे? ये खगोलज्ञ थे और गणितज्ञ थे दोस्तों ना। तो इनका इसके साथ में कोई लेना देना नहीं है आयुर्वेद से, इसलिए सही आंसर हमारा यही हो जाएगा। लीलावती के लेखक कौन थे दोस्तों इनमें से? तो दोस्तों सही आंसर हमारा क्या है? चेक कर लीजिएगा, नंबर 3 है भास्कराचार्य। लीलावती की रचना जो की थी वो भारतीय एक गणितज्ञ
थे, साथ ही साथ ये खगोल शास्त्री भी थे, इनके द्वारा की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए ये किस सब्जेक्ट का है, इसका सब्जेक्ट क्या है, तो ये मैथ का है, यानी गणित का ग्रंथ है। ये गणित से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय यात्रा में वायुयान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित था दोस्तों, कहाँ पर स्थित था दोस्तों? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या फिर राजगृह? तो सही आंसर चेक कर लीजिएगा, वो है नंबर 2 पाटलिपुत्र। चीन यात्री फाह्यान जो है वो देखिएगा गुप्त काल में भारत आया था। किस काल में आया था? गुप्त काल में। और उसने पाटलिपुत्र के एक अस्पताल की जो है उल्लेख किया है कि धनिकों ने मिलकर के एक अस्पताल की स्थापना की थी, जहाँ पर जो देखिए निर्धन है उनको निःशुल्क दवाएं और भोजन दिया करता था, और यहाँ पर जो है देश भर से रोगी इलाज करवाने के लिए आते थे। अगला हमारा प्रश्न है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? वररुचि, शंकु, क्षणप या फिर अमर सिंह? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 3 है, क्षपणक। ये जो है वो फलित ज्योतिष से संबंधित था। कालिदास किसके शासन काल में थे दोस्तों? समुद्रगुप्त, अशोक महान, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो नंबर 4 ही है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही हुआ करते थे। इनके जो 9 रत्न थे उनमें से ये भी एक थे और सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं दोस्तों। और इसी के समय क्षपणक भी था, जो कि एक ज्योतिषी हुआ करता था, पिछले प्रश्न में हमने देखा था। इनमें से पहली बार यह व्याख्या किसने की कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, आर्यभट्ट। किसने कहा था? ये आर्यभट्ट ने कहा था। ये उस समय के गणितज्ञ थे। कौन थे दोस्तों? ये एक गणितज्ञ थे। और इनकी पुस्तक की बात करें तो वो कौन सी है? आर्यभट्टीय। इनकी पुस्तक कौन सी है? आर्यभट्टीय है दोस्तों। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा का नाम क्या है इनमें से? सही आंसर दोस्तों वो है नंबर 2। कौन सी है? स्वर्ण मुद्रा दिनार है दोस्तों। कौन सी मानी जाती है गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा? है दिनार। फायान के अनुसार जो है लोग दैनिक क्रय विक्रय में तो किसका प्रयोग किया करते थे? कौड़ियों का प्रयोग किया करते थे। लेकिन गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा है उसे हम दिनार कहा करते थे। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे दोस्तों? संस्कृत, प्राकृत, पाली और शोरसेनी? सही आंसर दोस्तों हमारा वो है नंबर 2, प्राकृत। अब देखिएगा दोस्तों, जो उच्च वर्ण के लोग थे वो केवल संस्कृत भाषा बोलते थे। उच्च वर्ण के जो लोग थे वो संस्कृत भाषा बोलते थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरन से, जूनागढ़ से, मंदसौर से या फिर सांची से दोस्तों? सही आंसर है दोस्तों हमारा नंबर 1। कहाँ से प्राप्त हुआ है? एरन से। तो सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हमें प्राप्त होता है वो एरन से होता है। ये 510 ईस्वी का है दोस्तों। कब का है? 510 ईस्वी का है। इसमें गोपराज नामक एक सेनापति है, उसकी पत्नी या स्त्री के सती होने का उल्लेख किया गया है। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त द्वितीय या फिर घटोत्कच? सही आंसर दोस्तों वो है हमारा नंबर 1, चंद्रगुप्त प्रथम। और ये चंद्रगुप्त प्रथम ही था जिसने गुप्त संवत का प्रवर्तन किया था। और प्रारंभ तिथि जो मानी जाती है वो 319 ईस्वी मानी जाती है। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों?
सही आंसर दोस्तों वो है नंबर 3। वैसे भी अगर आप तुक्का लगाते तो यही होना चाहिए था ना, क्योंकि बात ही हम किसके विषय में कर रहे हैं, गुप्त काल की। गुप्त काल को इतिहासकारों के द्वारा भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है दोस्तों। इसे क्लासिक युग भी कहते हैं। और क्या नाम आता है दोस्तों इसका, इसे हम क्लासिक युग भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहा जाता है, क्लासिक युग भी कहा जाता है, या फिर भारत का पेरिक्लीन युग भी कहा जाता है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी दोस्तों? उपज का चौथा भाग, छठा भाग, आठवां भाग या फिर आधा भाग? सही आंसर दोस्तों हमारा वो है नंबर 2, उपज का छठा भाग हुआ करता था। गुप्त काल में देखिएगा, जो लोग राजकीय भूमि पर खेती किया करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को देना पड़ता था, जो लगभग छठा भाग हुआ करता था। और गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को क्या कहा गया है दोस्तों, उद्रंग। कर को क्या कहा गया है, उद्रंग। और भाग कर कहा गया है, ये दो नाम इनके लिए आते हैं टैक्स के लिए। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी, ये बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर 3 नंबर है, 1/6। लगभग सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर जो है वो 1/6 ही है, उपज का छठा भाग ही माना गया है। किस प्रकार की भूमि को अप्रहित कहा जाता है दोस्तों? सही आंसर है दोस्तों हमारा नंबर 1, बिना जोती हुई जो जंगली भूमि है उसे। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे दोस्तों? सही आंसर दोस्तों विदक भागम है, हिरण्य है, उद्रंग है या फिर उपरनिका है दोस्तों? सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर 1, विदक भागम कहा जाता है दोस्तों। हिरण्य क्या था, तो हिरण्य देखिएगा मौर्य काल के अंदर लिया जाने वाला एक नगद कर हुआ करता था। गुप्त काल के अंदर हमने अभी देखा था कि उद्रंग क्या है, एक प्रकार का भूमि कर था। इसके विषय में तो अभी हमने बात भी की है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से इनको अपने देख सकते हैं। आगे बढ़ें 30वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? बुद्धगुप्त, यशोधर्मन, शशांक या फिर प्रभाकर वर्धन? सही आंसर हमारा नंबर 2, किसने किया था दोस्तों? यशोधर्मन के द्वारा किया गया था। चीनी यात्री, तीर्थ यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था वो कौन था? सही आंसर है दोस्तों हमारा नंबर 3, शुंगयुन। ये 518 ईस्वी में भारत आया था। 3 वर्ष की इसकी यात्रा रही, यहाँ पर 3 वर्ष रहता है और बौद्ध धर्म की प्रतियों को एकत्रित करता है। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों? सांख्य दर्शन में किसका योगदान माना जाता है? कपिल, गौतम, नागार्जुन या फिर चारवाक? सही आंसर दोस्तों हमारा वो है नंबर 1, कपिल मुनि जो है वो सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है दोस्तों? अष्टांग योग का अंश इनमें से कौन सा नहीं है? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान या फिर धारणा? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, अनुस्मृति जो है इसका भाग नहीं माना जाता है। पतंजलि को देखिएगा योग का जनक माना जाता है और इन्होंने ही योग के 8 अंग बताए थे, जिसमें यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है। 4 तो ये हैं और फिर है हमारा प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग माने गए हैं। तो देख लो इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है? अनुस्मृति नहीं है।
भारतीय इतिहास में श्रेण्य युग किस काल के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ये जो शब्द है वो किस काल के लिए प्रयोग होता है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 1 है, गुप्त काल के लिए प्रयोग किया जाता है। सुबंधु, खटखरपर, क्षपणाक, वीरसेन, इन सभी में क्या समानता थी दोस्तों? ये सभी गुजरात के शासक थे, बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, सभी जैन धर्म के प्रचारक थे। क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 3, ये सभी जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में हुआ करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर हर्षवर्धन? सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर 1, कुमारगुप्त। कर्मचारी वेतन भोगी हैं जबकि किसान राजा की भूमि को जोतते हैं। चीन यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया है? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त प्रथम? सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर 3। किसके विषय में कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में कहा गया है। इनमें से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया था? स्वप्न वासवदत्ता, अमरकोश, व्रतकोश या फिर काव्य मीमांसा? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, अमरकोश रचा गया था। आपको कमेंट करके बताना है किसका था। गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलिक पदाधिकारी से क्या तात्पर्य था दोस्तों? कुल का प्रधान, व्यापारियों का प्रधान, मुख्य शिल्पी या फिर मुख्य दंडाधिकारी? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, प्रथम कुलिक कौन हुआ करता था? मुख्य शिल्पी हुआ करता था। गुप्त शासकों में परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? शायद ये क्वेश्चन दोस्तों पहले भी आ चुका है ना, तब तो आंसर भी आपका सही होना चाहिए। सही आंसर नंबर 1 ही है, समुद्रगुप्त। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न, और कल हम बात करेंगे, कल आपको याद करना है गुप्तोत्तर काल को, भारत 600 से 1000 ईस्वी तक, और फिर बृहत्तर भारत को तैयार करना है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, साथ ही साथ तैयार करते रहेंगे तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और पूरी फर्स्ट यूनिट का आपको एक जो है मास्टर वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, यानी एक ही वीडियो में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये पूरे के पूरी जो हिस्ट्री है दोस्तों। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।